नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस यहां पर। जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जैसा आप सभी की डिमांड रहती है कि इस चैनल पर आपको मिलती रहे लाइव क्लासेस, तो उसी में हमारा एक और प्रयास आप सभी के लिए कि आप सभी को आज हम करवाएंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जी हाँ, शरीर रचना क्रिया विज्ञान से रिलेटेड नॉन स्टॉप, जी हाँ, 2 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और वो यहाँ पर आपको डिटेल मिलने वाली है जो आपके हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आज की सीरीज अगर आपने ध्यान से देख ली, पढ़ ली और सुन ली, तो आपको यहाँ पर आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो एक यूनिट रहती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी यहाँ पर 565 नंबर, 565 नंबर लाइव क्लास आज आपको मिल रही है। शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर दीजिए जो फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव क्लास की। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो फिजिकल एजुकेशन की हम स्टडी करते हैं, इसमें हमारा साइंस का जो पोर्शन है वो काफी पेचीदा रहता है। पेचीदा इसलिए रहता है कि हम, जी हाँ, सीधे साधे भोले भाले और कहाँ यार साइंस की दुनिया में आ गए। तो जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन इट्स अ टोटली बेस्ड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जी हाँ, साइंस बेस्ड है। और यही साइंस बेस्ड, जी हाँ, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो भी हम पढ़ते हैं वही इस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट से अलग और निराला बनाता है। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन भी यही बन रहा है कि प्राणियों के अंगों के कार्यों एवं क्रिया का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको आप कहेंगे फिजियोलॉजी। जी हाँ, इसको शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है, जिसमें आप शरीर के जो बॉडी ऑर्गन है, जी हाँ, जो भी बॉडी ऑर्गन है उनकी जो फंक्शनिंग होती है और जो भी एक्टिविटीज होती है उसका जो हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी में करते हैं। और फिजियोलॉजी को भी अगर आप पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी 2 वर्ड्स से मिलकर बनता है, ठीक है। एक तो है आपका फिजिक और दूसरा है आपका लॉजी। मींस यहाँ पर जो आपके अंग कार्य करते हैं उसकी जो कार्य प्रणाली को पढ़ने का तरीका है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन। जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स हैं और इन मसल्स की जो आप स्टडी करते हैं उसको सार्कोलॉजी, ठीक है, क्या कहा जाता है? सार्कोलॉजी, या फिर उसको मायोलॉजी कहा जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आजकल मॉडर्नाइजेशन आ गया है उसमें मायोलॉजी वो जो वर्ड है वो तो कम यूज किया जाने लगा और उसकी जगह अब सार्कोलॉजी बड़ा यूज करते हैं, जो आपकी जितने भी स्टडी करवाने वाले हैं या फिर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको सार्कोलॉजी लिखा मिले या फिर आपको मायोलॉजी लिखा मिले तो आप उसको कह सकते हैं कि जो मनुष्य की स्टडी है और जो मांसपेशियां है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर हमारी टोटल जो 639 मसल्स आती हैं, ठीक है। आप देखना कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि 650 मसल्स हैं, 700 मसल्स है, लगभग 750 है, ठीक है। तो भाई आपको उस पर कुछ भी नहीं देखना है। आपने ये देखना कि 639 के नियर बाय जो भी आपको पॉइंट मिलता है, ठीक है, वो चाहे 638 हो, चाहे 639 या फिर 640 आपको मिले, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है कि हमारे शरीर के अंदर 639 मसल्स हैं। और इन मसल्स को भी अगर आप डिवाइड करेंगे, जी हाँ, डिवाइड करने का मतलब है अगर आप इसको प्रकार की बात करते हैं तो हमारे पास में इसके 3 प्रकार बनते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार बनते हैं? जिसमें आप कह सकते हैं कि एक तो होती है हमारी स्केलेटन मसल्स, जिसको हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, स्केलेटन मसल्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स है या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स आप इसको कहिए, रेखित मांसपेशियां कहिए, क्योंकि देखो नाम कितने बन रहे हैं। स्केलेटन मसल्स बन रहा है, वॉलेंट्री बन रहा है, ऐच्छिक बन रहा है, आपका इसमें आप ऐड कर सकते हैं रेखित मांसपेशियां है, स्ट्रिप्ड मसल्स है, धारीदार मांसपेशियां है, ठीक है। तो ये आपकी, ठीक है, कौन सी? ये आपका एक प्रकार हो गया। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो आपके दिमाग से कंट्रोल ना की जा सके, जिनको आप अपने ब्रेन से कोई भी मैसेज ना देते हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में काम
नहीं कर रहा है तो वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मसल्स आपकी धारीदार नहीं होती, ठीक है, मींस अरेखित मांसपेशियां हम इसको कहते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स आपको कहाँ मिलती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके लंग्स है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका स्किन सिस्टम है, तो वो आपके कहे में कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरे प्रकार का यहाँ पर मांसपेशियों का प्रकार। तीसरा प्रकार है आपकी कार्डियक मसल, जिसको हम कहते हैं कि धारीदार होते हुए भी, रेखित मांसपेशियां होते हुए भी, स्ट्रिप्ड मांसपेशियां इसको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी इच्छा पे काम नहीं करती और कार्डियक मसल्स वो सिर्फ आपकी हार्ट में ही पाई जाती है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हृदय की मांसपेशियां है उसको किस नाम से जाना जाता है। अगर कार्डियक आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है तो आप उसको देखेंगे कि वहां पे आपको लिखा मिलेगा मायोकार्डियम, ठीक है, तो मायोकार्डियम आप उसको कह सकते हैं। और जो हृदय की मांसपेशियां है उसकी भी 3 लेयर होती है। कितनी है दोस्तों? 3 लेयर उसमें बनी हुई है। तो 3 लेयर्स की अगर हम बात करें ना तो उसमें अलग अलग नाम आएगा आपको। एक तो मिलेगा आपको पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम इसको कहा जाता है। तो पेरिकार्डियम या फिर एपी, पेरी का मतलब होता है बाहर से कवर करने वाली मांसपेशियां, ठीक है। तो इसमें आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी आउटर लेयर है, ठीक है, हार्ट की जो आउटर लेयर है उसको पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम कहा जाता है। इसके बाद में आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का मतलब होता है बीच वाली जो मांसपेशियां है, ठीक है। और इसके बाद में है एक एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम होती है अंदर वाली मांसपेशियां, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मायोकार्डियम आपकी हार्ट की मसल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है कि रुधिर के सीरम एवं रुधिर से संबंधित अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि ब्लड जो है ना, ब्लड और ब्लड का सीरम, सीरम का मतलब कई बार ना बच्चे समझते नहीं है, तो सीरम कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जो एक आपका लिक्विड तैयार हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें आपकी रहती हैं, जिसमें आपके ब्लड सेल्स रहते हैं, ठीक है, आपका प्लाज्मा भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा लिक्विड द्रव है जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। तो ब्लड है ना वो अपने आप में कनेक्टिव टिश्यूज का भी काम करता है, और इसके अंदर ना 4-5 मोटी मोटी चीजें आपकी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक तो होता है आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा है इसके अंदर आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके सेल्स, कोशिकाओं के टाइप है जो आपके रुधिर में, ब्लड में आपकी पाई जाती है सेल्स, ठीक है। इसके बाद में एक होता है इसमें मेन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा के अंदर मेन क्या कंटेंट है। तो प्लाज्मा के अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि 90 से लेके 92% इसके अंदर पानी की मात्रा होती है, और 8% प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, और जो दूसरी चीजें वो आपकी इंक्लूड रहेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसके अध्ययन को, जो आप ब्लड के जो सीरम है या फिर ब्लड से संबंधित जो स्टडी करते हैं उसको सेरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन जो बन रहा है, तीसरा भाई क्वेश्चंस तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला होगा, तो आप इसको सीधा पढ़िएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर हम पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर आपका क्या है, यहाँ पे क्या है कि अस्थि कंकाल का अध्ययन, ठीक है। अस्थि कंकाल, अस्थि का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर पजल नहीं होना है, इसको हम बोन कह सकते हैं, हड्डी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसकी जो स्टडी आप करेंगे इसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो हड्डियां हमारे शरीर में कितनी है, अगर हम अडल्ट की बात करें, अडल्ट का मतलब भाई आप ना दूसरी लैंग्वेज से मत लीजिएगा, अडल्ट का मतलब है जो आपकी बॉडी पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है, ठीक है, आपकी बॉडी मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर और अडल्ट दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिएगा। तो जो मैच्योर जो पर्सन हो चुके हैं, जिनकी हड्डियों की ग्रोथ होनी है या बॉडी की ग्रोथ होनी है वो पूरी हो चुकी है, तो उसकी बॉडी के अंदर आपको 206 हड्डियां मिलेगी। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां मिलेगी। छोटे बच्चे के अंदर है ना, कहीं पे आपको 270 लिखा दिखाई देगा, कहीं पे आपको 300 लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा गया कि कितनी हड्डियां, तो वहां पर छोटे बच्चे के अंदर हम बताते हैं 300 के लगभग हड्डियां होती है, और 206 बाद में रह जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ बोन्स है वो आपस में मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन बन रहा है आपका वो ये बनेगा कि जो आप उपास्थि, ठीक है, उपास्थि का मतलब क्या होता है? देखिए अस्थि तो होती है बिल्कुल आपकी ठोस सॉलिड होती है, लेकिन जो अस्थि से थोड़ा सा जिसके अंदर लचीलापन हो, ठीक है, इलास्टिसिटी जिसके अंदर रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर बनी रहती है, तो वो क्या चीज होती है? तो उसको हम उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज इसको मेनली कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्टिलेज की जो स्टडी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी, जिसके अंदर आपकी कार्टिलेज की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जंतुओं के जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म का मतलब
मतलब क्या है यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। जीव जमा अंश, ठीक है, जो जीवों के अंश हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसको जीवांशिकी या फिर उसको नाम दे दिया गया है आपका क्या, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रुधिर का अध्ययन। ठीक है, रुधिर का अध्ययन देखिए हमने देखा था ना कि वहां पे देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे इसमें क्या था, यहां पे था रुधिर का सीरम। ठीक है, सीरम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि रुधिर का, ब्लड की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिमेटोलॉजी। और देखिए मैंने वही क्वेश्चंस आपको यहां पे करवाए हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको याद जरूर कर लीजिएगा, जैसे भी आपका पैटर्न होता है याद करने का। ठीक है, सुनना, ऑडियो विजुअल एड्स है, टीचिंग एड्स है, तो उसके थ्रू आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं जिसके अंदर दो चीजें शामिल रहती हैं। एक तो रहता है आपका ब्रेन और दूसरा रहता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये दो चीजें आपकी मेन रहती है नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ब्रेन रहेगा और आपका स्पाइनल कोड रहेगा। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं ना उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और देखिए आपने कई बार सुना होगा ना कि वो लड़का है या फिर वो पेशेंट है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में गया है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी रखते हैं और नर्वस सिस्टम के व्याख्याता हैं और जानकार हैं। ठीक है, उसको आप न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आपका स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। स्तनधारी जीव, ठीक है, स्तनधारी, स्तन मतलब जिनके जो बच्चे अपने पैदा करते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देने वाले नहीं। ठीक है, अंडे देने वाले आपके स्तनधारी नहीं कहे जाते। ठीक है, तो अंडे देने वाले आपके स्तनधारी नहीं है। ठीक है, मींस जो अपने बच्चों को फीडिंग करते हैं, माँ का स्तनपान, ठीक है, दूध पिलाने वाले। ठीक है, तो इनका जो यहाँ पर जो स्तनधारी जीव होते हैं जिनकी स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है मैमोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, मैमोलॉजी नाम दिया गया है। नेक्स्ट चींटियों का अध्ययन। भाई वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मिमेरोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, विषाणु, यहां पर ये आपके लिए जरूरी रहेगा। विषाणु, जितने भी वायरस रहते हैं, वो चाहे कोविड का वायरस है, H1N1 वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं, ठीक है, आपके एड्स के, देखिए जितने भी वायरस होते हैं ना वो RNA के बने होते हैं। क्या, RNA, सिंगल हेलिक्स। ठीक है, और ये सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स भी आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो जो वायरस होते हैं ना उनकी जो स्टडी की जाती है वो वायरोलॉजी के अंदर की जाती है। किसमें भाई, वायरोलॉजी के अंदर की जाएगी। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को क्या कहते हैं हम, बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया से भी रिलेटेड आपकी बहुत सारी डिजीज होती है, तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं जहां पर बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज ली जाती है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, तो ये हमको बैक्टीरियोलॉजी से पता चलता है। किससे भाई, बैक्टीरियोलॉजी से पता चलेगा। नेक्स्ट है कि अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान, ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि आपकी जो बायोलॉजी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान होता है, और बायोलॉजी जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, तो इनका जो जनक है वो माना गया है अरस्तु को। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी की जो नॉलेज है, जीव विज्ञान की जो नॉलेज है, वो हमें अरस्तु की देन की वजह से है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी। मॉडर्न जो हेरिडिटी है ना, मॉडर्न जो हेरिडिटी है, एक तरह से कह सकते हैं जो आधुनिक तरीके से हेरिडिटी है, अनुवांशिकता, इसकी जो स्टडी की जाती है, इसके जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये इसके जनक हैं, फाउंडर हैं, फादर हैं। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप ना 10th आई थिंक या तो 10th क्लास के अंदर है या फिर 9th के अंदर ना एक मेंडल का बीन प्रिंसिपल है, और उसमें वो बताता है कि कुछ छोटी मटर के दाने हैं, कुछ बड़ी मटर के दाने हैं ना, वो साथ में बोए जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो छोटी मटर के दानों को वो खत्म कर देते हैं, और जो बड़ी जो नस्ल होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कमजोर होगा उस पे जो शासक है वही शासन करेगा जो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस चीज को बताने के लिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने ना ये बताया कि आनुवंशिकी काम कैसे करती है। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स के बारे में तो दोस्तों आप ये कहिएगा कि ये मेडिकल की साइंस की दुनिया में ही नहीं, इसके साथ में आप है ना जहां पर अध्ययन करते हैं बच्चों का, ठीक है, जहां पे आप अध्ययन करते हैं इन्फेंसी स्टेज है, अडल्ट स्टेज है, या फिर आपकी इसमें हम कहते हैं एडोलेसेंस एज है, ठीक है, चाइल्डहुड एज है, तो यहाँ पे इनके बारे में कह सकते हैं कि जो शरीर का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, तो वो भी
हिप्पोक्रेट्स के द्वारा किया गया है। और हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ या फिर फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, जो आपकी चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में हिप्पोक्रेट्स ने ना कुछ क्लासिफिकेशन किया है। उसमें काली पित्त के बारे में बताया, पित्त प्रवृत्ति के बारे में बताया, ठीक है, जिसके अंदर सैंग्विनिक है, फ्लैग्मेटिक है, ठीक है, कोलरिक है, तो इनके बारे में भी यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स। और हिप्पोक्रेट्स को फर्स्ट जो कह सकते हैं कि जो बॉडी का क्लासिफिकेशन है ना, जो तत्व के आधार पर, जो उनकी प्रवृत्ति है उसके आधार पर जो स्टडी का जनक भी इनको माना गया है। इसके बाद में कि मनुष्य की जो जीभ है ना, मनुष्य की जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। ठीक है, मींस आपका अगर गले से नीचे कुछ भी चला गया ना, तो उसमें आपको खट्टा मीठा तीखा का कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जीभ है ना, जीभ भी आपकी ना अलग तरीके से बनी हुई है। जीभ का जो अगला भाग है ना, वो आपको तीखा खट्टा बताएगा। ठीक है, साथ में ये जो वाला है ना, ये वाला सोर मींस जो आपका सॉल्टी होगा, ठीक है, जो तीखा होगा ये बताएगा। मीठा है जो आपको बीच वाले से लगेगा। ठीक है, कड़वाहट का हिसाब आपको यहाँ से पता चलेगा। तो इस तरह से जो टेस्ट बड्स होते हैं हमारी, मेनली आपको समझना है कि जो हमारी जीभ है ना, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के आपके टेस्ट बड्स होते हैं, और इनकी संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है। तो लगभग आपके 10,000 आपको इस पे क्या मिलेंगे, टेस्ट बड्स मिलेंगे, जो स्वाद की ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं ना, तो जो आपको स्वाद बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कि एक वयस्क मानव के अंदर लगभग 12 चौर्णक दांत होते हैं। अब 12 चौर्णक दांत कौन से हो गए भाई, ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आपको दांत के बारे में समझना है कि दांत है ना, वो आपके 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के दांत हैं, जिसके अंदर आपके सीजर, ठीक है, कैनाइन, और इसके साथ में फिर आपके होते हैं प्रीमोलर, ठीक है, पीएम जिसको हम बोलते हैं, और इसके साथ में होते हैं आपके मोलर। ठीक है, तो मोलर है ना, आप देखना मोलर जो दांत होंगे वो हर एक साइड में लेफ्ट राइट, ठीक है, जो आपका जो है नीचे वाला जो जबड़ा है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको 3-3 मिलेंगे। अब 3 और 3 आपके हो गए 6। ठीक है, मींस यहाँ पे 6 आपके निचले जबड़े में आपको मोलर मिलेगी, और जो ऊपर वाला जबड़ा है वहां पे भी आपको 6 आपकी मिलेंगी। तो टोटल यहाँ पे ये 12 आपके चौर्णक जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये आपकी मोलर होती है। ठीक है, चौर्णक का मतलब है चबाने वाली, जो आपका कुचलने का काम करे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जो प्री मोलर है ये आपकी टोटल कितनी रहती है, ये 8 रहती है, इसको भी आपने समझना है। और इसके बाद में कैनाइन की हम बात करते हैं, तो जो सी से लिखा ना मैंने कैनाइन, इसको आप समझ लीजिएगा। कैनाइन होता है, जैसे आपने देखा ना कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसके अंदर ना बहुत तीखे दांत होते हैं ना, जो साइड में खड़े रहते हैं। तो जो तीखे दांत है ना दोनों साइड के अंदर, वो कैनाइन होते हैं। तो कैनाइन टोटल आपके संख्या में होते हैं 4। इसके बाद में होते हैं आपकी सीजर। सीजर का मतलब सीजर देखो ना, काटने का काम करती है। ठीक है, और जो कैनाइन है वो फाड़ने का काम करते हैं। तो जो आपके सीजर हैं ये आपके 4 और 4 8, ठीक है, मींस नीचे की तरफ भी 4 रहेंगे और ऊपर की तरफ भी 4 हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर काउंट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपको इसमें पता चल जाएगा। अब ये तो आपको दांत के बारे में पता चल गया। अब दांत के बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके वयस्क हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 रहेंगे, और जो छोटा बच्चा है उसके अंदर 20 दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत कहे जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि अभी तो तेरे यार दूध के दांत भी नहीं टूटे, ठीक है, और तू अभी से ये काम करने लगा। तो जी हाँ, ये आपके 20 रहते हैं। ठीक है, जिसको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, इसको भी आपको समझना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि आपकी जो लार होती है ना, लार को जो पैदा करने वाली जो ग्रंथियां होती है वो टोटल आपकी 6 रहती हैं। पैर की बात करेंगे, जोड़ों की बात करेंगे तो 3 जोड़े रहते हैं, तो ये आपकी लार बनाती है। ठीक है, और लार का काम होता है आपके खाना, जो भी आप सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, जो भी आप खाना लेते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, या फिर उसको हम कार्बोहाइड्रेट में भी फिर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, सिंपल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर स्टार्च होता है, तो स्टार्च को तोड़ने का काम है ये मेनली टाइलिन करता है। कौन करता है दोस्तों, टाइलिन करेगा। सो जो टाइलिन है ना, टाइलिन एक तरह का आपका क्या है, ये आपकी लार के अंदर एक एंजाइम का काम करता है, और जो आपकी स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, और ये आपका लार ग्रंथि, ठीक है, किससे भाई, लार ग्रंथि से आपका पैदा होता है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, एक तो चीज ये आपको पता होनी चाहिए। तो विटामिन B6 को कहा जाता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, पैराडॉक्सिन इसको कहा जाता है। इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन है, ठीक है, जो आप ये ले रहे हैं, अब ये जो विटामिन है ये आपका मेनली क्या करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को बनाने में आपकी हेल्प करता है। मींस एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर आयरन, ठीक है, लोहे की मात्रा तब पचेगी जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B6 होगा। और विटामिन B6 के बारे में या फिर विटामिन B की हम बात करें तो ये पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। जो पानी जैसे आप पिएंगे तो पानी
पानी के अंदर घुल जाएंगे और शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनको आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहती है। इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है इसमें ये कि मानव शरीर के अंदर वसा और वसा उत्तक में जमा होती है। देखिए जो भी आप फैट लेते हैं ना, अब आप है ना एक चीज़ और कर लीजिए कि आज को फैट है ना, फैट जो आप बोलते हैं फैट को ना लिपिड्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको लिखा दिखाई देगा कि जो फैट्स है ना उसको लिपिड भी कहा जाता है। तो फैट है वो भी आपका 3 तरह का रहता है, जिसके अंदर सैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है और पॉली अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और आपका पॉली अनसैचुरेटेड, तो 3 तरह का ये है। और जो भी आप फैट लेते हैं अगर आप उसको पचा नहीं पाते, देखिए वैसे तो जो फैट है ना आपकी बॉडी के अंदर पचने में 6 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, 6 घंटे लगते हैं उसको पचने के लिए जो भी आप फैट लेते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि जो आप अगर फैट लेते हैं और उस फैट को नहीं पचा पाते तो वो क्या करेगा, वो आपके वसा उत्तक के अंदर जो आपके एडिपोज टिश्यूज जिसको हम कहते हैं उसके अंदर जमना शुरू हो जाएगा और वो आपका फिर मोटापे का रूप ले लेता है, ओबेसिटी का रूप ले लेता है। एक तरह से आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो आप कैलोरीज लेते हैं ना, कैलोरीज जो भी आप ऊर्जा लेते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर चाहे कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट को भी अगर नहीं पचा पाएंगे तो वो आपका एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट के रूप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम फैट से आपको कितना आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको 9.1, ठीक है, कहीं पे 9.3, कहीं पे 9.1 या फिर 9 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। ठीक है, क्या भाई, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। अब देखिए पेप्टोन को अब कैसे समझोगे, तो पेप्टोन को भी यार आप ऐसे समझ लीजिए, पेप्टोन की जगह ना आप थोड़ा सा, ठीक है चलो यहाँ पे एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है कि पेप्सिन जो एंजाइम है ना वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है और फिर पेप्टोन से आपका ये बन जाएगा आपका एमिनो एसिड्स में। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो प्रोटीन है ना जो हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि निर्माण करता, ठीक है, कौन सा भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, तो प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिसको डायरेक्ट आप नहीं पचा सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। असल में तो आप देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो इनको आपको तोड़ना पड़ता है, इसकी फॉर्मेशन टूट जाती है और फॉर्मेशन टूटने के बाद में जब प्रोटीन टूटेगा तो इसमें आपको 22 तरह के क्या मिलेंगे, एमिनो एसिड्स मिलेंगे और हमारी बॉडी को 20 तरह के एमिनो एसिड्स रिक्वायर रहते हैं। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड्स होंगे क्या, इसमें से जो 20 एमिनो एसिड्स जो हमें चाहिए ना, इसमें से भी हम जो एसेंशियल का मतलब ये तो जरूरी है भाई, तो जरूरी कितने, आप जो खाना खाते हैं उसमें आपको 9 तरह के एमिनो एसिड्स मिलने जरूरी है। अब ये एमिनो एसिड्स अगर आपको मिल गए तो जो बाकी के आपके नॉन एसेंशियल हैं, तो जो नॉन एसेंशियल रहेंगे वो आपको आपकी बॉडी खुद उसको जनरेट कर लेगी। ठीक है, इसको भी आप, आई होप कि एक चीज आपको क्लियर होगी। अब कई बार क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितना मिलेगा, तो 4 कैलोरीज मिलती है भाई। ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। अब एक चीज और याद कर लीजिएगा, पेप्सिन है, कैसीन है, ठीक है, तो ये सारे के सारे है क्या, ठीक है, ये सारे के सारे पेप्सिन, कैसीन, तो ये देखिए जिसके पीछे सीन लिखा हुआ ना, जैसे पेप्सिन मैंने बोला, पेप्सिन, कैसीन, ठीक है, तो ये सारी की सारी है क्या, असल में ये चीज आपको समझना है कि प्रोटीन से रिलेट करती है। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करेगा ना, जिसके अंदर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, जो आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे ना, टोज जिसके पीछे लिखा हुआ है, टोज का मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट की ये बात कर रहा है। ठीक है, इस चीज को भी आपने समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो पीलिया है वो यकृत संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, यकृत में संक्रमण मींस जो आपका लीवर है इसके अंदर कोई भी इंफेक्शन होगा तो आपको पीलिया हो जाएगा। पीलिया एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो लीवर है ना, इस लीवर से रिलेटेड एक डिजीज है। ठीक है, एक रोग है जिसके अंदर होगा क्या, आपको सिम्टम्स कैसे पता चलेगा, आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, आपकी त्वचा का रंग भी पीला हो जाएगा। ठीक है, आपका जो यूरिन है ना, यूरिन का कलर भी बहुत ज्यादा पीला हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस में हम इसको ना पीलिया बोलते हैं। और मेनली होता क्या, आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं उसको हम प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और वैसे इसको जो साइंस लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज है, इसमें हम इसको पीलिया को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस इसको कहा जाता है। और वैसे और भी रिलेटेड है आपके लीवर से रिलेटेड जो डिजीज है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पित्त।
जो पित्त होती है ना, जिसको हम बाइल जूस भी बोलते हैं, तो ये बाइल जूस ये पित्ताशय गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। गाल ब्लैडर है क्या? गाल ब्लैडर ना, आपने नाशपाती तो जरूर खाई होगी ना। नाशपाती के आकार का ये एक कह सकते हैं कि एक थैली है, जिसके अंदर आपका सारे का सारा जो पित्त है वो आके आपका इकट्ठा हो जाएगा। और ये मेनली आपका करता क्या है, ये मेनली आपका जो फैट आप खाते हैं ना, जो भी वसा लेते हैं, उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये पित्त बनाता कौन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो लीवर जो है वो आपका पित्त बनाएगा, और उस पित्त को इकट्ठा कर लिया जाता है फिर कहाँ पे, आपके पित्ताशय के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अब बनेगा कैसे? देखिए जो सन होता है ना, जो सूरज होता है, और जो सूरज से आपकी लाइट्स आएगी तो वो क्या होगा, वो आपकी त्वचा पर पड़ेगी। अब त्वचा पर जैसे ही पड़ेगी तो त्वचा के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, एक एलिमेंट्स रहता है, एक तत्व है, एक रासायनिक क्रिया आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसके साथ में जो आपकी त्वचा के अंदर एक तरह से कह सकते हैं जो नेचुरल ऑयल होता है ना, जिसको हम कई बार ये बोलते हैं कि स्किन ऑयली हो गई। भाई जिसकी स्किन ऑयली है, इट मीन्स कि उसको विटामिन डी बनाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जिसकी त्वचा रूखी हो जाएगी उसमें विटामिन डी भी कम बनेगा, क्योंकि जो एक नेचुरल ऑयल है ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में, किरणों के साथ में एक क्रिया करता है, और जिससे बनेगा क्या, आपका विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पीनियल ग्लैंड्स। तो पीनियल ग्लैंड्स आपकी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन ये है। तो पीनियल ग्लैंड्स है या आपके ब्रेन के अंदर रहती है। ठीक है, जो मस्तिष्क के भी 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका सेरेबुलम है, ठीक है, आपका सेरेब्रम और सेरेबुलम, और इसके साथ में आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम है ना HCl भी बोलते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपके आमाशय का रस है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपका स्टमक है, उस स्टमक में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका खाना पचाने में आपकी हेल्प करता है। और एक चीज और बता दूं, जो आपका स्टमक होता है ना दोस्तों, स्टमक की अगर ये कह सकते हैं कि जो स्टमक के अंदर एक तरह से एक लेयर पाई जाती है, अगर वो लेयर ना हो ना स्टमक की आपकी ये, तो ये HCl इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये जो बाहर की लेयर है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसका हाइड्रोक्लोरिक का जो एसिड है, ये HCl है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ये कंट्रोल ना हो तो खाना तो गलेगा ही गलेगा। ठीक है, इसके साथ में आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है ना उसको भी हार्म कर सकता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर, आमाशय के अंदर, जो स्टमक की जो एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ना कुछ एक ग्लैंड्स रहती है, जो एक तरह से और भी आपके जो कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस बनाती है, जिससे ये कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंजाइम, मूल रूप से प्रोटीन होता है। तो भाई जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, आप उसको ये समझ लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एंजाइम एक्चुअल में होता है क्या, तो एंजाइम एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रोटीन का रूप होते हैं, जिसमें आप टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आहार नाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से कहाँ तक होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। मींस जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम ना एक बार पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्टार्च आप लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो उसका अंतिम उत्पाद का मतलब क्या, लास्ट उसका जो फॉर्म बनेगी वो क्या है, जो लास्ट रूप होगा, अंतिम जो रूप होगा वो ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज आपका बॉडी में आपको पता है कि जब भी आपको काम करते हैं तभी आपको जरूरत रहती है, अदरवाइज ये ग्लाइकोजन के रूप में आपका बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल आपसे पूछ लिया जाता है कहां से कहां तक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो ये आपकी मुंह से लेकर और आपका गुहा, ठीक है, गुहा, मुख गुहा नहीं, गुहा द्वार का मतलब है जहां से आप टॉयलेट निकालते हैं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल कहती है। और उसकी जो लंबाई है ना 30 से 32 फीट की होती है। भाई कितनी, भाई 30 से 32 फीट की। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी लगभग 9 से लेके 10 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना, पढ़ना है, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन मेनली आपका, ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है आपकी मसल्स के अंदर होता है, और जो आपका कह सकते हैं कि मेन जो रहेगा ये आपका यकृत रहेगा, लीवर रहेगा। और लीवर दोस्तों बहुत काम का है। लीवर की गड़बड़ी, लीवर के अंदर कोई भी आपकी दिक्कत, इट मीन्स कि आपका खाना नहीं पचेगा। और लीवर के बारे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि लीवर का वेट कितना है, तो आपको याद रखना 1.5 kg।
ठीक है, लगभग 1.5 kg रहता है। इसके साथ में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो लीवर है वो कैसी ग्लैंड है, तो लीवर है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मीन्स बाहर की तरफ सेक्रेशन करती है। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखनी है कि लीवर है ना सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, वेट जिसका 1.5 किलो है, 1.5 किलो की ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स ही भी यही है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि पित्त का स्रावण यकृत में होता है, तो जो पित्त जो बनती है वो कहाँ बनेगी, आपकी यकृत में बनती है, और उसका स्टोरेज है वो कहाँ होगा, वो आपका होगा आपकी बॉडी का जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला कौन सा विटामिन है, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बन सकता है। तो संक्रमण को रोकने में तो देखिए वैसे तो सारे विटामिन ही आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मेन है वो विटामिन ए रहेगा, और विटामिन ए आपका बहुत जरूरी भी है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा ना जरूर, तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, आंखों में आंखों की रोशनी कम होना, ठीक है, तो ये सभी दिक्कत है, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। और विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा स्टोर होता है आपके लीवर के अंदर। नेक्स्ट है कॉपर धातु की विषाक्तता से विषाक्तता से तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। अब देखिए कॉपर भी हमारे लिए जरूरी है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक आपका माइक्रो मिनरल है। माइक्रो मिनरल का कहने का मतलब ये है कि माइक्रो मिनरल वो होते हैं जो आपको थोड़ी मात्रा में आपको खाने के अंदर चाहिए होते हैं। तो कॉपर अगर आपका कम हो जाए, विषाक्तता, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए या फिर ये दूषित हो जाए, तो इसकी वजह से आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं। ग्रसनी कौन सी होगी भाई, अब बड़ा नाम है ना, हिंदी में लिखा हुआ है, तो ग्रसनी को आप क्या कहते हैं, ग्रसनी को आप कहते हैं यहाँ पर लैरिंग्स, ठीक है, क्या कहते हैं, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स जहाँ पे होगा, और कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्रसनी है ना लैरिंग्स है, लैरिंग्स किसका पार्ट है, तो लैरिंग्स जो है वो एक्चुअल में आपका श्वसन तंत्र का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगी, जो आपकी पाचक भोजन को जो पचाने वाला है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो आपकी पाचक नली है, ठीक है, क्या भाई, पाचक नली को आप क्या क्या बोलते हैं, आइसोफेगस कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको फूड पाइप भी आप कह देते हैं। और इसके साथ में जो श्वसन नलियां हैं, श्वसन नली कौन सी होगी, ये होगी आपकी ट्रैकिया, ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करती हैं, ठीक है, मींस इसके आगे ये आपकी जुड़ी रहेंगी। नेक्स्ट है आपका आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे पर्याप्त मात्रा में लिखा हुआ है, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं है भाई, पर्याप्त मात्रा नहीं, इससे भी ज्यादा आपका विटामिन सी रहता है आंवले के अंदर, इस चीज को याद रखना। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन से फल से मिलता है, या फिर कौन से मतलब आपको जो भी ऑप्शन में मिलेगा ना, और वहां पे अगर आपको आंवला लिखा दिखाई दे जाए, तो आपको आंवले पे ही क्लिक करना, सबसे ज्यादा विटामिन सी। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको ना नॉर्मल आपके घर की घरेलू बात, आंवले को आप किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी रूप में अपने घर में प्रिजर्व कर लीजिए, ठीक है, वो चाहे आप आंवले का अचार डाल लीजिए, आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, आंवले की कैंडी बना लीजिए, या फिर आंवले को आप ना पाउडर की फॉर्म में रख लीजिए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहेगा। और इसके साथ में जो विटामिन सी इसमें से गायब भी नहीं होता, ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि रेनिन जो है ना, रेनिन का उत्पादन, रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो आपकी बॉडी के अंदर, जो दूध के अंदर जो कैसीन पाया जाता है ना, कैसीन मैंने बताया भी था आपको, तो जो कैसीन है ना, दूध का जो कह सकते हैं कि कैसीन क्या है, दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को पचाने में रेनिन हेल्प करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो दूध को पचाने में, या दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने में आपका रेनिन हेल्प करता है। आपने देखा होगा ना, कई बार हम दूध पी लेते हैं, और दूध पीने के बाद में मान लीजिए कि दूध आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो दूध की आपको जो भी आपने पिया वोमिटिंग हो जाती है, और वो दही के रूप में बाहर निकलता है। तो दही के रूप में जो बाहर निकला, एक्चुअल में वो रेनिन की वजह से है। आपकी बॉडी के अंदर जो रेनिन है ना, रेनिन है दूध को दही में बदलने का काम करता है, एक किस्म से आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो रेनिन का जो कह सकते हैं जो उत्पादन है ना, 8 वर्ष तक के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। देखा भी होगा ना, दूध कितना भी पी ले बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर लेते, और आप इतना अगर दूध पिएंगे ना, तो हो सकता है भी आपको डाइजेस्ट ना हो, आपको लूज मोशन लग जाए, बिकॉज बच्चे के अंदर रेनिन सबसे ज्यादा बनता है, और उस वजह से बच्चे क्या करते हैं, दूध को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, तो रेनिन की मात्रा है आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है।
तो रेनिन क्या है, रेनिन देखिए आगे लिखा हुआ भी इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो रेनिन क्या है, यह दूध में उपस्थित कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध के थक्के बन जाते हैं। ठीक है, दूध के थक्के के रूप में बदल जाएगा और इसका पाचन आसानी से आपका शरीर के अंदर हो जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। हम बोलते हैं ना कि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, तो भाई यहाँ पर साइंस, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि मेडिकल साइंस ने यह भी पता लगा लिया कि दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता। अगर विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है, खट्टा पदार्थ अगर आपने देखा भी होगा, अगर आपने दूध में डाल दिया, विटामिन सी डाल दिया तो दूध फट जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ कि इसके अंदर विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी इसका एंटी है। तो विटामिन सी, एक चीज़ याद रखिएगा, दूध के साथ में विटामिन सी कभी भी मतलब आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नुकसान करता है। एक तरह से कह सकते हैं एंटी चीज़ होगी ना, वो तभी तो नुकसान करती है ना आपस में। तो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता, तो इसलिए इसको ना अब दूध को भी संपूर्ण आहार की श्रेणी से कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सा आपको पोषक तत्व नहीं मिलता, तो आप उसमें बता देंगे कि विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी एथलेटिक्स को मींस किसी एथलीट को तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब होता है और उसको अचानक से जो ऊर्जा चाहिए, ठीक है, मीन्स सडनली जो उसको ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा रहेगा, तो उसके लिए कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर आप उसको कार्बोहाइड्रेट डाइट में देते हैं तो एथलेट, जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं ना, तो उसको वहां से क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। और आपने देखा भी होगा टेनिस के प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, मैंने तो कई बार देखा भाई टीवी पे भी, तो करते क्या है, खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, केला जरूर खा लेते हैं। तो केला क्या है, एक कह सकते हैं कि उसके अंदर जो नेचुरल तौर पे जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी से इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, या फिर ग्लूकोज का सेवन वो करते हैं। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी निकल जाता है। तो भाई एक तो आप ना सब्जियों को कभी भी जब भी धोने की बात आती है ना, क्योंकि आजकल है ना हम बड़े अपने आप को मॉडर्नाइजेशन में दिखाते हैं कि दूध ये ऐसे धो लो, वैसे धो लो, ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो। ठीक है, तो कई तो हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें वो क्या करती हैं, सब्जी है उसको काटने के बाद में धोती है। तो भाई काटने को स्लाइस, उसके जो टुकड़े बनाने से पहले, जब आपने आलू है या फिर कोई भी आपका कह सकते हैं जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, फल है, तो उसको काटने से पहले धो लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको काटने के बाद में धोया तो उसके अंदर क्या होगा, उसमें से विटामिन सी आपका निकल जाएगा, विटामिन बी निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा गर्म कर लिया खाना, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन सी है और विटामिन बी है, ये भी गायब हो जाएंगे। तो ज़्यादा तापमान पे और ज़्यादा धोने से ये दोनों की दोनों चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्लीहा। ठीक है, प्लीहा के बारे में बताया गया है। तो प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। मींस जो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, आपके जो खून के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, उनकी कब्रगाह रहता है। ठीक है, कब्रिस्तान, शमशान घाट आप इसको कह लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से कमजोर हो जाती है। अब देखिए, बच्चों की हड्डियां ही कमजोर नहीं होती, सिर्फ बच्चों की हड्डियां कमजोर नहीं होती, इसके साथ में जो बड़े हैं उनकी भी हड्डियां कमजोर होती हैं। इसके साथ में जो कह सकते हैं कि जो 40 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए भी विटामिन डी जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल छुई मुई मत बनाइए। बच्चों को धूप में ज़रूर खेलने दीजिए, बच्चों को धूप में ज़रूर रखिए, ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो आपके कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में आपकी हेल्प करे। देखा ये गया है कि धूप में निकल जाएंगे तो काले हो जाएंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है यार। ठीक है, तो धूप में जरूर निकला कीजिए। धूप आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी हड्डियां हैं उनका जो नेचुरल कैल्शियम है उसको बना के रखती है। आप जो भी खाना खाते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है उसको ऑब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो विटामिन डी जिसकी बॉडी में नहीं बनेगा उसको कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा, कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का रूप ले लेगा और आपकी किडनी के अंदर है या फिर आपकी स्प्लीन के अंदर है, तिल्ली के अंदर, हम जिसको बोलते हैं ना जिगर में, भाई उसको पथरी बन गई। ठीक है, तिल्ली में उसको पथरी बन गई। ठीक है, किडनी में उसको पथरी बनना शुरू हो गया। वो होता है इसी वजह से कि आप कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और कैल्शियम की मात्रा आप ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है। ठीक है, जो यूथ
यूथ है उसको ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, और जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर वहाँ पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, जिसमें हड्डियाँ हैं वो अपने आप चटकने लगती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें हिस्टिडिन। हिस्टिडिन एमिनो एसिड मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, एक हिस्टिडिन एमिनो एसिड्स है जो आपके कह सकते हैं कि जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो दोनों ही तौर पे आप कह सकते हैं कि आपको लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मुख से निकली लार मंड या फिर स्टार्च का पाचन करती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मुंह से नहीं निकलती है, वैसे लार ग्रंथियाँ होती है मुंह के अंदर। ठीक है, आपका जो माउथ है, माउथ की कैविटी है, इसमें आपकी पैरोटिड जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, तो ये आपकी ग्लैंड्स क्या करेगी, आपकी मेनली सलाइवा बनाती है, लार बनाती है, जो इसके अंदर टाइलिन रहेगा, ये इसको पचाने का काम करेगा स्टार्च को। नेक्स्ट है ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा का मतलब है जो मीठी आप कह सकते हैं ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जितने भी मीठे तत्व है ना, जिसमें आपका शुगर केन हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, शक्कर हो गई, ठीक है, जो भी मीठी आपको खाने में जो मीठा लगता है ना, वो तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी का देने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है, पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, पाचन का काम नहीं करता, एक्चुअली में ये करता है क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो शर्करा का लेवल है, जो ग्लूकोज का बॉडी के अंदर लेवल है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए और आपका शुगर का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन का ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, और ग्लूकोज का कम हो जाना, और इसके साथ में उसको क्या हम कहेंगे, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है, इंसुलिन कम हो गया, उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जहां पर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है और इंसुलिन कम हो गया, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी बता दिया ना, एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों मैंने। ठीक है, अगर फिर भी नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें कितने तरह के, 9 तरह के एमिनो एसिड्स लेने की जरूरत है। और एक चीज आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछी जा सकती है कई बार कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है जो शरीर के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सी आपकी गैस पाई जाती है, जरूरी नहीं है, वो क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन का अंतिम उत्पाद हमारी बॉडी में क्या होगा, ठीक है, जो लास्ट यहां पर प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा यूरिया। क्या होगा, यूरिया होगा दोस्तों। और ये यूरिया हमारी बॉडी के अंदर किसी काम का नहीं है। यूरिया आपकी यकृत बनाने का काम करेगा, लीवर बनाने का काम करता है, और उस यूरिया को फिर हमारी बॉडी से रिटेन करने का काम है हमारा किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी के थ्रू अगर आपका यूरिया रिटेन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये यूरिया या फिर यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा, डॉक्टर ना आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है कि ताई तेरे तो गोड्या में यूरिक एसिड जमा शुरू हो गया, यूरिया बनना शुरू हो गया, इसीलिए आपके जो घुटने हैं वो दर्द कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको नहीं समझना है। तो यूरिक एसिड और यूरिया ये आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है इससे बनने वाले रहते हैं। नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। ठीक है, लवण जो भी आप है ना, जिसमें आप सोल्टी जो भी कहते हैं ना, तो सोल्टी जो रहता है ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, नमक की जो मात्रा होती है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर मेनली आपकी मसल्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लवण कम हो जाए तो आपको मसल्स क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर की अस्थियां प्रभावित रहती है। तो छोटे बच्चों के अंदर ये ज़्यादा रहती है। ठीक है, रिकेट्स। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके जो 8 साल तक के बच्चे हैं उनको विटामिन डी जरूर देना है। इसके साथ में आप कह सकते हैं कि उनको धूप में खेलने दीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, दालें प्रोटीन की उत्तम स्रोत रहती है। अब देखिए, दालों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी दाल ही जरूरी है।
कि दाल आप खाइए तो आपको प्रोटीन मिलेगा। देखिए दाल में अलग तरह का प्रोटीन होता है, दूध में अलग तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। आप जो वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें जो आपको प्रोटीन मिलता है वो अलग तरह का रहता है, जैसे कि आपने सोयाबीन है, पीनट्स है, ठीक है। तो इसमें जो आपको प्रोटीन है अलग अलग तरह का है, ठीक है। तो कैसीन आपका प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, दूध से मिल रहा है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे दालों से मिलेगा प्रोटीन अलग है, लेकिन उत्तम स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरह का जो प्रोटीन है वो लेने की ज़रूरत रहती है। अब चलिए थोड़ा सा हम ना ये देख लेते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन है और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम आपको होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज की सीरीज़ मेरे ख्याल में 2 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी नॉलेज आपको मिलने वाली है आज। यहाँ से आप जो भी करेंगे ना वो सॉलिड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो विटामिन ए जो आप ले रहे हैं ना, विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, तो इससे आपको रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया होता है। विटामिन बी जिसको हम थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से आपको कौन सा बेरी हो जाएगा। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे आपको किलोसिस, ठीक है, होठों का फटना, ठीक है। तो इस मीन्स आप समझ जाएगा आपके होठ फट रहे हैं। तो इसमें देखिए एक तो होता है जो आपकी ना वेस्टर्न जो साइड की हवा आती है ना, जो पश्चिमी हवा होती है उसमें ज़्यादा होठ फटते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी टू को वो कम कर रही है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो ऑलरेडी आपके होठ फटेंगे। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी3, ठीक है। तो विटामिन बी3 को हम नियासिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या करती है, इसमें आपका लाल सफ़ेद दाग है आपके चेहरे पे बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ में प्लेग्रा भी आपका इसी से बनता है, ठीक है। वैसे प्लेग्रा ना पेंटाथोनिन के लिए भी लिखा रखा है, पेंटाथोनिक। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर विटामिन बी5 इसको हम पेंटाथोनिक कहते हैं। तो इसमें आपका ना आपकी लाल या फिर कह सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर ना लाल लाल चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं, दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपका विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी6 जिसको हम कहते हैं आपका पैराडॉक्सिन, ठीक है। तो पैराडॉक्सिन जो है ये आपका इसमें क्या होता है, आपका एनीमिया बनता है, ठीक है। और इसके साथ में है आपका यहाँ पे विटामिन बी7, ठीक है। बी7 को हम बायोटिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन एच भी इसको कहा जाता है, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, विटामिन एच भी ना कई बार है विटामिन बी7 को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका लकवा है, बालों का झड़ना, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। इसमें है आपका आगे विटामिन बी12, ठीक है, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। और कोबाल्ट की मात्रा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो साइनोकोबालामिन या फिर आप कहिएगा विटामिन बी12, ठीक है। तो इससे एनीमिया है और जो स्किन डिजीज है वो होना शुरू हो जाती है। विटामिन सी की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, स्कर्वी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ जाता है ऑस्टियोमलेशिया किस में देखा जाता है, तो जो यूथ एज पीपल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई है, ये आपकी जो टेस्टिकल्स है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, इनका लेवल है कम कर देता है, जिससे आपकी फर्टिलिटी है या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी जनन तंत्र है, ठीक है, जो जनन अंग है, इन पे इफेक्ट डालता है। इसके साथ में विटामिन के, तो विटामिन के को क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका याद रख लीजिएगा इसको। तो विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर मेनली जो आपका रक्त का थक्का है उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। किसकी हेल्प करेगा, आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर ये आपकी रक्त का थक्का बनाने में आपकी हेल्प करता है। और अगर ये ना हो, नेचुरल आपकी बॉडी खुद बनाती है, कई बार ना ये आनुवांशिक रोग में भी काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ना विटामिन के नहीं बन पाता, जिसको हमें हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फोलिक एसिड अगर कम है तो आपको ना कुंठित बुद्धि का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है ना वो विकसित नहीं होता, ठीक है, बच्चों के अंदर। तो एनीमिया भी ये आपका फोलिक एसिड की कमी से रहता है, ठीक है। चलिए कुंठित बुद्धि का मतलब है जिसमें बेचैनी हो, दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आना, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से आप इमेजिनेशंस ज़्यादा करते हैं और ऐसी चीज़ें इमेजिनेशंस करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फोलिक एसिड की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देख लेते हैं कि पोषक तत्व है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की वैसे तो अलग अलग फॉर्म है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, इनसे आपको मिलेगा। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ जितनी है वो आप उनको खाइएगा, ठीक है। इसके साथ में जो गाजर है, पपाया है, ठीक है, आम है, इनसे आपको मिलता है। विटामिन बी आपको मूंगफली है, अंडा है, मांस, मछली, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स है ना, आप उनको खाइए, उससे आपको मिलेगा। फोलिक एसिड है वो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, यकृत है, अंडा है, फल है, ठीक है, पालक है, गाजर है, मेथी, आप इनका ज़रूर सेवन कीजिए। और भाई जो नेचुरल हमारे ना, मैंने पोस्ट भी डाली थी एक कि जो बथुआ होता है ना, जो अभी सर्दी के दिनों में बथुआ, ठीक है, मेरे ख्याल में इंडिया में आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो बथुए के अंदर सबसे ज़्यादा आपका, इवन आपकी पालक से भी ज़्यादा आपको आयरन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। तो जितने भी खट्टे आपके फल है ना, उन सभी से आपको मिल जाएगा। टमाटर है, आंवला है, ठीक है, अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज में वैसे मेनली जो स्प्राउट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज के अंदर विटामिन ई सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन डी देख लेते हैं। तो विटामिन डी है आपको कॉड मछली का जो तेल है, यकृत का तेल है, और सूर्य के प्रकाश में जो संश्लेषण होता है उससे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। मीन्स यहाँ पे सूर्य की किरणें, और इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। बोन प्रोटेक्टिव विटामिन बी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? अंकुरित अनाज है जो, और जो आपके अनाज है, ठीक है, आपको उनसे मिल जाएगा। इसके साथ में विटामिन के कहाँ से मिलेगा? तो हरी पत्तेदार सब्जियां जब आप खाएंगे, ठीक है, टमाटर आप खाएंगे, तो यहाँ से आपको विटामिन के, तो देखिए मैंने बताया कि बॉडी आपकी खुद बनाती है, ठीक है, कैल्सीफेरोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको एक चीज़, सॉरी, विटामिन ई को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो विटामिन के है, विटामिन के भी आपका आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी है, ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम। तो सोडियम है वो खाने वाला नमक है, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोल देते हैं ना। एक बार हुआ ये कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो मैंने बोल दिया जो टेबल सॉल्ट होता है ना, उसमें आपको सोडियम मिलता है। तो बोलता है कि सर टेबल सॉल्ट कौन सा होता है? तो भाई टेबल सॉल्ट वही है जो हम खाते हैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं है। नेक्स्ट है पोटेशियम है। तो पोटेशियम आपको क्या कहाँ से मिलेगा? तो मांस, दूध, अनाज, ठीक है, फल, पनीर, इनसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम आपको दूध, पनीर, ठीक है, साबुत अनाज है, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फल हैं उनसे आपको मिलेगा, ठीक है। लोहा है तो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनको आप खाइए, ठीक है। मांस, मछली, अंडे जो भी आप खाते हैं ना, उनसे आपको मिल जाएगा। आयोडीन है, तो आयोडीन नमक है, ठीक है, मेनली स्रोत, और जितने भी आपके सी फूड्स हैं उनमें आपको आयोडीन की मात्रा मिलती है। और वैसे देखिए आपका जो बॉडी के अंदर एक्चुअल में जो थायराइड ग्लैंड है ना, जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर होती है। लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने तो आपको विटामिन डी ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आपको अनाज, दूध, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं। प्रोटीन आपको पता ही है, पनीर, दूध, तो इनसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे जो विटामिन है ना, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, मींस मेडिकल टर्म्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विटामिन ए को हम रेटिनोल कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी 1 को थायमिन, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को नियासिन, और विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। मैंने पेंटाडॉक्सिन पता नहीं क्या नाम बोला था, तो पेंटोथेनिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी 6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी 7 को बायोटिन, ठीक है। विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसके साथ में विटामिन बी 12 को कहा जाता है साइनोकोबलामिन, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि रोतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये कुछ समझ में नहीं आया है, कहना क्या चाह रहा, मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए तेल अलग फॉर्म है। तेल को आप कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड है। देखिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को समझने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए जो रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जो नेचुरल आपका एक रूम बना हुआ ना, उसका जो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो वैसे ही आपका रूम टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। ये आपका इवन फ्रिज का भी नहीं है, ठीक है। फ्रिज का भी मेरे ख्याल में 3 या 4 डिग्री हम रखते हैं। 0 डिग्री तो जहाँ पर होता है कि पानी जम जाए। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जिस मौसम के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 27 है, 26 डिग्री है, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली 26-27 डिग्री रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको लिक्विड फॉर्म में जो मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट होगा। और जो रूम टेम्परेचर पे जो आपको, ठीक है, ठोस अवस्था में मिले, सॉलिड जो बन जाएगा, जैसे कि आपका घी है, मक्खन है, ठीक है, कोकोनट ऑयल है, क्योंकि वो भी जम जाता है। तो ये और वनस्पति जो घी होता है ना, जो जम जाए, ठीक है,
मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा वो सारे का सारा आपका सैचुरेटेड होता है। और जो सैचुरेटेड फैट है वैसे तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये आपकी बॉडी के अंदर नुकसानदायक है, लेकिन अगर आप इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, हाँ ये है इसमें एक्चुअल में कि आप जो सैचुरेटेड फैट लेते हैं इससे आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जीवा के पार्श्व भाग में होती है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा भाई, इसमें फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि टोज जिसके पीछे लगा हुआ, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपकी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर शहद के अंदर पाया जाता है वो क्या है, फ्रैक्टोज है। क्या है, फ्रैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है, वसा है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके खाने के अंदर जो ऊर्जा देने वाले एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फैट और उसके बाद में आप प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉकर भी है, क्योंकि आपकी मसल्स की रिपेयरिंग है, टिश्यूज रिपेयरिंग है, नई सेल्स की फॉर्मेशन बनाना है, ये काम आपके प्रोटीन का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, इसको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 एक घटक कोबाल्ट धातु भी होती है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, चलिए आपका यहाँ पे अभी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बोल रहा है ये कि स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ साथी बोलेंगे सर वी डोंट नो अबाउट हिंदी, हम हिंदी के बारे में नहीं जानते, प्लीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। तो भाई ज़्यादा अंग्रेज बनने की भी कोशिश मत कीजिए। मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, मीन्स हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पता होना चाहिए। तो जो स्वेदन है, स्वेदन को आप कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स। क्या, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो आपकी पसीना बनाने का काम करती है, स्वेट आता है ना। ठीक है, तो वो स्वेट ग्लैंड्स से बनता है। और हमारी बॉडी में पूरे के पूरे शरीर पर आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ 2 या 3 जगह को छोड़कर। ठीक है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं और साथ में आपके जो होठ हैं, इनको छोड़कर सभी जगह पे, और आपकी आर्म पीट के अंदर। ठीक है, और बाकी सभी जगह पे आपकी स्वेट ग्लैंड्स रहती है। ठीक है, आर्म पीट में भी आपके एक्चुअल में स्वेट ग्लैंड्स है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, तो जो आपका फुट सोल है, ठीक है, जो पाँव का तलवा है और जो आपकी पाम्स है, हथेलियाँ हैं, इन पे सबसे ज़्यादा आपकी स्वेट ग्लैंड्स मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड्स करेंगी क्या, हाइपोथैलेमस से जैसे ही इनको मैसेज मिलता है कि भाई एनवायरनमेंट गर्म हो गया है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना बनाना शुरू कर देगी। और जैसे ही आपकी बॉडी पे पसीना मीन्स जो पानी की फॉर्म निकलेगी, उसके साथ में कुछ मिनरल्स आपकी बॉडी पे, आपका बॉडी के बाहर निकलेगा, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, हवा के साथ में आपका जो पानी है जैसे ही रिएक्शन करेगा, जैसे ही पानी के संपर्क में हवा आएगी, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ना ठंडा होना शुरू हो जाएगा और हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज चला जाएगा, भैया हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है, अब कैसा लग रहा है, हाउ यू फील। ठीक है, तो अपने आप ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। सर्दियों में जैसे ही हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया कि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाना बंद कर देंगी। अब सपोज कीजिए कि सर्दी के दिनों में भी अगर आपको पसीना आ जाए तो क्या होगा, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, ये चीज़ें हो जाएगी। और देखा भी होगा ना, आप कई बार वैसे ही कपड़े पहने बिना या फिर पसीने के अंदर आपने जैसे ही अपनी एक्सरसाइज की, पसीना आया और आप बाहर वैसे ही ठंडे एनवायरनमेंट में निकल गए, तो आपको जल्दी से जल्दी कोल्ड लग जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट है, इसमें निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि आपकी बॉडी से ना नमक की हानि होती है और जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और मसल्स में क्रैम्प आना शुरू होते हैं। अपोहन, अपोहन को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, सो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। किसकी क्रिया, गुर्दे की। गुर्दा करता क्या है, हर 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर 2 बार आपके ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है।
ठीक है, 2 बार, 1 घंटे में 2 बार ब्लड का प्योरिफिकेशन होना। इट मीन्स कि 24 घंटे में आपकी बॉडी 48 बार आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन करती है। ठीक है, अगर ये डायलिसिस ना हो, नेचुरल डायलिसिस आपकी क्रिया बॉडी गुर्दे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सो उस दौरान ये आपका आर्टिफिशियल डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? ये ड्यूरेटिक्स कही जाती है। अब ड्यूरेटिक्स कब लिया जाता है? अगर स्पोर्ट्स की फील्ड की हम बात करें, डोपिंग की बात करें, तो जब खिलाड़ी अपनी बॉडी का वेट कम करने की कोशिश करता है, जहां पर वेट कैटेगरी है, किसी भी गेम के अंदर वेट कैटेगरी है। अब वेट कैटेगरी आपकी कौन से गेम के अंदर है बताइए जरा? बिल्कुल कबड्डी है, कबड्डी में भी आपकी वेट कैटेगरी होती है, रेसलिंग में आपकी वेट कैटेगरी होती है, बॉक्सिंग में आपकी वेट कैटेगरी होती है, आपकी वेट लिफ्टिंग में आपकी वेट कैटेगरी होती है। ठीक है, जूडो, आई थिंक जूडो वगैरह के अंदर भी आपकी वेट कैटेगरी होती होगी। ठीक है, रेसलिंग मेन है, बॉक्सिंग है। ठीक है, और आपका इसके साथ में कबड्डी के अंदर भी खिलाड़ी ड्यूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, और इसके साथ में आपके वेट लिफ्टर भी इसमें, अब जब बॉडी के वेट कैटेगरी मेंटेन करने की बात आती है तो वहाँ पे ड्यूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। होता क्या है, आपकी बॉडी से जो पानी है ना, वो ड्यूरेटिक्स लेने से आपकी बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा। मीन्स पसीना ज़्यादा पानी ज़्यादा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, पेशाब ज़्यादा बनेगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर है ये आपका रिटेन हो जाएगा। अब एक्चुअल में ड्यूरेटिक्स यूज़ क्यों किया जाता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ड्यूरेटिक्स मेनली आपकी किडनी के अंदर कोई भी कैल्शियम ऑक्सीलेट, मीन्स किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, तो डॉक्टर कई बार ऐसा देखा गया ना कि आपकी पेशाब की नली में कोई टुकड़ा पथरी का आ गया है, तो उसको रिटेन करने के लिए एक्चुअल में ये चीज़ें यूज़ की जाती है। लेकिन इनका खिलाड़ी गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा हार्म्स देखने को मिलते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन कौन सा असामान्य घटक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। असामान्य तौर पर अगर आपका एल्ब्यूमिन अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा निकलने लगे है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा है वो स्टोर नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वृक्क से मीन्स गुर्दे से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, वसा नहीं पची है, ठीक है, पानी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो ये जो पचे हुए नहीं है ना, जो नहीं पचते हैं, जिसको हम कैटाबोलिक कहते हैं। ठीक है, अपचय को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। तो ये आपकी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन वृक्क द्वारा किया जाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर 70% पानी की मात्रा हो रहती है। ठीक है, 30% आपकी बॉडी सॉलिड है। इट मीन्स देखिए, अब इसी प्रपोर्शंस के अंदर हमें खाना भी खाना होता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 70% आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा है, 30% सॉलिड रहता है। तो इसी रेशियो में हमें खाना खाने की भी ज़रूरत रहती है। मीन्स जो भी आप खाना खाते हैं उसमें 30% अपना सॉलिड सब्सटेंस रखिए और 70% लिक्विड मात्रा रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन है वृक्क द्वारा होता है। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन वृक्क द्वारा किया जाता है। लवण कितने रहेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर लवण की मात्रा कितनी रहेगी, रक्त में लवण की मात्रा कितनी रहेगी, तो ये भी निर्धारित कौन करता है? ये आपकी किडनी करती है। नेक्स्ट है कि मानव में पाचन नली की लंबाई है 33 फुट रहती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 33 लिखा हुआ ना, तो इसको आप 30 से 32 कर लीजिएगा, 30 से 33 कर लीजिएगा। मीन्स ये 9 से 10 मीटर लंबी रहती है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी माउथ कैविटी आ गई है, जिसके अंदर आपका एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, फिर डेडुनम, जेजुनम, एलियम, ठीक है, फिर आपकी असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत का वजन लगभग आपका 1.5 किलोग्राम रहता है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको ना बातों में मैंने बहुत सारा मटेरियल तो आपको वैसे पहले ही बता दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। चलिए नेक्स्ट है कि गुर्दे की कार्यात्मक, किडनी की कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट क्या है, तो इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है। वृक्क मीन्स किडनी, लीवर, फेफड़े, ठीक है, लंग्स है, और जो आपकी स्किन है ये क्या है? ये उत्सर्जी तंत्र है। उत्सर्जी तंत्र क्या भाई? ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम करते हैं। अब वृक्क क्या करेगा? आपकी बॉडी से यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, यकृत आपका बॉडी के अंदर क्या करेगा? यकृत यूरिया बनाने का काम करता है, तो ये भी आपकी बॉडी से बाहर निकालता है यूरिया को। ठीक है, फेफड़ा CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। त्वचा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूरिक एसिड बन गया है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसको पसीने के थ्रू बाहर निकालने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है मूत्र का रंग है वो पीला, किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। ये भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, कई बार।
वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी रहती है। ठीक है, जो आप कैल्शियम नहीं पचा पाते तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का रूप ले लेता है। ठीक है, एक तरह से पथरी आपकी, आपको सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए डॉक्टर बोलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। तो भाई 1.5 लीटर मीन्स आपकी फॉर्म, आपके इसको ना आप ऐसे मत समझिए कि 1.5 लीटर आपकी किडनी बनाएगी, नहीं भाई। एक्चुअली में आपको समझने की ये ज़रूरत है, साइंस आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब आपकी किडनी 24 घंटे के अंदर 48 बार डायलिसिस मीन्स आपकी बॉडी के अंदर आपका प्योरिफिकेशन का काम करती है, 1 घंटे में 2 बार खून को प्योर करने का काम करती है, और जिसकी वजह से आपका 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर पानी है आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, तो इट मीन्स कि आपको 1.5 लीटर पानी तो सिर्फ इसलिए पीना है कि आपकी किडनी अच्छे से काम करती रहे। ठीक है, इसके अलावा आप जो सांस छोड़ते हैं, सांस जो अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसमें भी आपका 200 से 300 ml जो पानी है वो यूज हो जाता है पूरे दिन के अंदर। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स अगर आपकी अच्छे से काम कर रही है गर्मी के दिनों में, तो वो आपका बॉडी से 1 लीटर, लगभग 1 से लेके 1.5, चेक कर लो। चलिए, आई होप कि आप सभी तक मेरी वॉइस है ना क्लियरली पहुंच रही होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट है कि वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, देखिए मैंने आपको ना पहले ही बता दिया कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का रूप क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो इसका उत्सर्जन करने का काम मेनली, देखिए अगर आपकी बॉडी से नाइट्रोजन को निकालना हो तो भाई कैसे निकालें, क्योंकि पानी की मात्रा ज़रूरी है। तो 99% तो आपकी बॉडी के अंदर, 99 तो नहीं कहेंगे हम, 98%, लगभग 98% आपका जो पेशाब निकलता है ना उसमें पानी की ही मात्रा रहती है। बाकी उसमें 2% के करीब है, लगभग है आपका यूरिया रहता है। ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मूत्र में सामान्यतः, देखिए यहाँ पे बताया हुआ भी है ना, मैंने वैसे 98% बोल रहा हूँ मैं मूत्र में, अभी यहाँ पे इसने बता दिया पेशाब के अंदर 95% आपका पानी की मात्रा रहती है, 2% आपके लवण रहते हैं, और 2.7, ठीक है, इसको आप ना लगभग ना आप इसको 2 से लेके 3% कर लीजिएगा। 2 से लेके 3% है ना जो यूरिया की मात्रा है ये आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, आपकी बॉडी से, और कुछ एक मात्रा में जो थोड़े बहुत है ना आपके जो दूसरे सब्सटेंस है वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है, तो आपकी बॉडी जो विषैला पदार्थ उत्सर्जित मीन्स बाहर निकालते हो, अमोनिया रहता है। गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। अब आप कैसे समझेंगे इसको, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रेगनेंसी होती है ना, किसी वीमेंस का प्रेग्नेंट, जो आपने देखा होगा ना एक जो सेल्फ टेस्टेड किट रहती है जिसके अंदर ना प्रेगनेंसी का पता चलता है, प्रेगन न्यूज़ वगैरह आपने देखा ना कई बार, तो उसके अंदर ना गर्भवती महिलाएं जैसे ही उस पर पेशाब करती हैं तो उसके अंदर जो क्रिएटिनिन की मात्रा है वो जो स्लाइड होगी ना, उस स्लाइड पे वो वहाँ पे दिखा देगी कि उसमें ना कुछ कलर चेंज हो जाता है ना, आई थिंक कुछ ऐसा ही है, उसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो वो होता क्या है, मेनली जो क्रिएटिनिन है ना इसके अंदर, इसकी वजह से होता है। तो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के जो पेशाब है उसके अंदर ही इसकी मात्रा पाई जाती है। तो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए हमारे पास में अवेलेबल सिर्फ इतना ही है, हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो सभी तरह के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, और भी जो आपके दूसरे एग्जाम्स बच गए, स्टेट एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, सो वी कैन प्रोवाइड टू यू ओनली लाइव क्लासेस एंड विदाउट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह का आपको पैसा नहीं देने की कोशिश करनी। भाई मेरी कोशिश यही है कि सभी तक न्यूज़ पहुँचे, सभी तक नॉलेज पहुँचे, और बिना किसी कॉस्ट के। सो प्लीज़ सहयोग आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, हमारे दान पात्र में सिर्फ आपको इतना ही दान पात्र में इतना दान डाल दीजिए, इतनी दक्षिणा हमें दे दीजिए कि शेयर कर दीजिए, और अगर आपको दिल करे सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो भी नहीं दिल करे तो हमें दक्षिणा में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप डिसलाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस वजह से हमें डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके यार। ठीक है, कहने में बात आती है कि हर कोई परफेक्ट है, बट
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। ठीक है, मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो यकृत मीन्स ये आपका जो यूरिया बनता है ये कहाँ बनेगा, आपका यकृत में बनता है। नेक्स्ट है, कीटों और पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी अंग प्रमुख उत्सर्जी जो पदार्थ है वो यूरिक एसिड रहता है। ठीक है, इसको ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। श्वास नली कौन सी होती है भाई, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है। तो ये आपकी ना यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो आपने इसको कर लीजिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है आपकी श्वास नली। अब श्वास नली कौन सी है भाई, श्वास नली को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ट्रैकिया होती है। अब जो ट्रैकिया है ना 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर ना सी टाइप के हाफ रिंग्स होते हैं, सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स बने रहते हैं। और ये कितनी है संख्या में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कितने सी टाइप के कार्टिलेज हैं, तो इसके अंदर 16 से लेकर 20 होते हैं। ठीक है, 16 से 20 इसके अंदर, 10 से 12 सेंटीमीटर की जो आपकी ये ट्रैकिया है इसके अंदर सी टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं। तभी तो कोई आपके ना चेस्ट पे कोई मान लीजिए कि पुश करता है आपको या फिर कोई चोट लगती है, तो ये आपकी गले के अंदर जो होती है ना ये अपने आप ही उठ जाती है। मीन्स ये पिचकेंगे नहीं। अगर ये मान लीजिए कि बंद हो जाए तो क्या हो। ठीक है, तो इसीलिए सी टाइप के जो कार्टिलेज है ना ये अपने आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। अब देखिए जितनी भी आपकी इंटरनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो भी आपका स्रावण करती है, किसी भी तरह का जो केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, आपका बाइल हार्मोन है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या कहे जाते हैं, इनको हम मेनली हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में शक्ति का संचार करने वाला हार्मोन कौन सा है। शक्ति का संचार करने वाला हार्मोन, ठीक है, शक्ति कौन सी भाई, एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना वो सभी ग्लैंड्स को काम करने के लिए आपकी प्रेरणा देने का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड जो ग्लैंड्स होती है ना ये अपना काम अच्छे से नहीं करती और इसका जो साइज है ना एनलार्ज होने लगता है, बढ़ने लगता है, और इसी रोग को हम क्या कहते हैं, गाइटर कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शरीर के रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य पैराथायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड को क्या बोलते हैं, पराउटू। ठीक है, आउटू तो कहा जाता है थायराइड को और पैराथायरॉयड को कहा जाता है पराउटू। ठीक है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये कैल्शियम का नियंत्रण, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंकाल तंत्र थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए। सो कंकाल तंत्र जो है इसके अंदर आपकी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी है, 206 हड्डियां हैं। और जो छोटा बच्चा है देखिए यहाँ पे 270 लिख रखा है, लेकिन मोस्टली जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जहाँ पर भी हमने एग्जाम से फेस किया तो वहाँ पे 300 लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक, और 300 ही बोर्ड राइट मानता है। तो थोड़ा सा विवेक से काम लीजिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि 300 लिखा हुआ या फिर 270 लिखा हुआ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा अपने स्वय विवेक से। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बुक्स में पढ़ा वो 300 लिखा हुआ मोस्टली बुक्स में मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दंत वल्क, ठीक है, जिसको हम एनामिल कहते हैं, तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग रहता है। ठीक है, अब ये दांत का ही पार्ट रहेगा, जो दांत की आउटर लेयर आपको दिखाई देती है। ठीक है, जो आप शीशे के अंदर देखते हैं ना ब्रश जिन पे आप करते हैं, तो वो एनामिल पे आप अपना ब्रश कर रहे थे, तो अपना एनामिल को जरूर चमकाइएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ब्रश भी मत किया कीजिए, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो आपके दांतों का कैल्शियम भी कम होता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना डॉक्टर आपको एड्स में दिखाई देते हैं कि ज़्यादा ब्रश कीजिए, कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर आपके दांतों का स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ज़्यादा ब्रश करने से भी, जी हाँ, किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा नुकसान करती है दोस्तों, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे रेस्ट हो, चाहे बेस्ट हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी भी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन, अब संकुचनशील प्रोटीन मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है, मसल्स के अंदर, तो प्रोटीन कौन से हैं, तो ये एक्टिन और माइसिन रहता है। ठीक है, अब इसकी कभी भी डिटेल में अगर जाऊंगा ना तो फिर कभी आपको बताऊंगा, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे पढ़ लीजिए। जो एक्टिन है ना ये आपके थिन फिलामेंट होते हैं। क्या, थिन का मतलब है पतले। ठीक है, और जो माइसिन है ना ये थिक फिलामेंट होते हैं। एक्टिन का कहा जाता है आपका आई बैंड। ठीक है, एक्टिन का आई बैंड रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और जो माइसिन का होता है ना, माइसिन का ए बैंड हो रहता है। और जो आपका कह सकते हैं कि जो एक आई बैंड से लेके और जो दूसरा आई बैंड है ना इसके बीच वाला जो आपका माइसिन वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर आपका एक रहता है एच बैंड। ठीक है, एच बैंड,
ये थोड़े से ना आपके मसल से रिलेटेड है, इसके लिए अलग से एक बार वीडियो में ज़रूर लेके आ जाऊँगा। सिर्फ आपको अभी तो इतना ही ध्यान में रखना है आपकी टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन आपका फिलामेंट, ठीक है, ये आपकी प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इसका ये क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ, ये बोल रहा है कि दूसरा कृतक मीन्स जो इंसीजर जो दांत है ना, हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, ठीक है। ये हाथी के बारे में बता रखा है कि जो हाथी के दो आपको दांत बाहर की तरफ दिखाई देते हैं ना, वो होते हैं क्या, एक्चुअल में इंसीजर रहते हैं, ठीक है। कान में 6 हड्डियां रहती हैं, ठीक है। कान के अंदर 6 हड्डियां रहती हैं, दोनों कानों के अंदर, ठीक है। तो एक साइड में 3 का, एक कान में 3 होती है और दूसरे कान में भी 3 होती है, तो टोटल 6 हड्डियां आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्पाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं, फ्लैट बोन, ठीक है। कौन से भाई, फ्लैट बोन जो है ये आपकी खोपड़ी के अंदर रहती है, और टोटल कितनी रहती है, ये 8 रहती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित होना गाठिया रोग कहलाता है। ये मैं एक्चुअल में आपको ना पहले ही बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, यूरिया ज़्यादा बढ़ गया है, सो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं आपके जॉइंट्स के अंदर, देखिए जो आपके जॉइंट्स है ना, साइनोवियल जॉइंट्स रहते हैं, साइनोवियल्स, ठीक है। जो भी हिंज जॉइंट है ना, उनके अंदर एक्चुअल में साइनोवियल जॉइंट्स रहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड उनके अंदर रहता है। तो वहाँ पे ये साइनोवियल फ्लूइड्स को कम करने के काम करते हैं, और उसके साथ में जॉइंट्स के बीच में ना जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल है ना, आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गाउट्स या फिर गाठिया बाव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जानू फलक, ठीक है। जानू फलक, जानू फलक ये भाई किसी किसी भाई का नाम नहीं है एक्चुअल में। ये जानू फलक क्या है, ये आपकी जानविक या फिर पटेला, ठीक है, जो आपकी घुटने की हिंज जॉइंट्स, जो आपका घुटने का जो हिंज जॉइंट्स है ना, और जो सामने वाला आपको एक फ्रंट में कटोरी के टाइप में, एक ढक्कन के टाइप में जो दिखाई देती है, उसको पटेला को हम जानू फलक कहते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा, तो इसको उरोअवस्थि या फिर आपका जांग की अस्थि, फीमर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के अंदर 556 हड्डी मांसपेशियां, भाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए 556 लिखा हुआ है, तो मैं इसको गलत कहूँगा, ये 639 होती है भाई, ठीक है। जिसने भी लिखा ना गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड क्या है, मीन्स जो आपका पीछे का जो स्पाइनल कोड आपको दिखाई देता है, तो जो वर्टिब्रा कॉलम है, ये टोटल आपके 33 रहते हैं बच्चों के अंदर, और वयस्क के अंदर है 26 कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रा रहती है। नेक्स्ट है इसके अंदर, अच्छा 26 वर्टिब्रा कौन सी है, तो कई बार है ना क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। तो भाई 7 होती है आपकी सर्वाइकल, 12 आपकी थोरसिक, ठीक है, 5 आपकी लुम्बर की, और 5 आपकी होती हैं सैकम की, और 4 होती हैं आपकी कोकस की, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 7 और 5 7 और 12 आपकी हो गई है टोटल 19, 19 और 10 29, 29 और 4 33, ठीक है। तो छोटे बच्चे के अंदर ये रहती है, ठीक है। लेकिन जो सैकम और कोकस की मैंने बताई है ना, तो ये टोटल आपकी एक एक बन जाएंगी, तो टोटल अगर आप इनको काउंट करेंगे फिर आपको पता चलेगा 26 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं, हाइड बोन सहित, ठीक है। हाइड बोन के समेत ये बोल रहा है सिर के अंदर, सिर में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो सिर के अंदर एक तो आ गया आपका कपाल, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ भाई कपाल, ठीक है। ये आपका कपाल वाला भाग हो गया, ठीक है। फिर ये आपके कान हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपकी 8, ठीक है, 3 कान के अंदर, और 14 आपकी फेशियल, कितनी होगी, 14 और 8 22, 22 और 6 टोटल यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे है, ठीक है, 28, और एक आपकी हाइड बोन, ठीक है। तो ये टोटल आपकी 29 रहती है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो 24 होती हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज होती है कान की, ठीक है, बिल्कुल सही है। पटेला घुटनों की अस्थि है, बिल्कुल सही है, जिसको सेसमोइड बोन भी कहा जाता है, ठीक है, सेसमोइड बोन, इसको याद रख लीजिए, सेसमोइड बोन पटेला को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में तिल के आकार की सबसे बड़ी हड्डी यही है, ठीक है, सेसमोइड। कई बार पूछ लिया जाता है कि सेसमोइड बोन में सबसे बड़ी सेसमोइड कौन सी बोन है, ठीक है, तो पटेला रहती है। नेक्स्ट है कार्पल, कार्पल आपकी कलाई की अस्थियां होती हैं, टोटल 8 रहेंगी, ठीक है, 8 रहती हैं कार्पल। और अगर टार्सल जो घुटने के अंदर आपके पाँव के पंजों में पाई जाती है, वो टार्सल होती है, वो 7 रहती है, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है, वो 7 रहेंगी आपके एंकल के अंदर, ठीक है, एंकल जॉइंट्स के अंदर जो आपकी ये टार्सल होती है
वो आपकी 7-7 रहेंगी। ठीक है, हाथों के अंदर जो आपकी कार्पल होती है वो 8-8 रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हथेली की अस्थि में मेटाकार्पल्स होते हैं। ठीक है, हथेली जो ना आपकी पाम्स जो बनती है उसमें आपकी कौन सी रहती है, वो मेटाकार्पल्स रहती है। टार्सल कहाँ है भाई, टार्सल आपके पाँव की अस्थियां रहती है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्तनधारी जंतुओं में बाह्य कंकाल के उदाहरण नाखून, बाल, खुर रहते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल का मतलब है कि एक तरह से आपकी जो बाहर की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। सपोज किसी के आपके नाखून ना हो तो क्या होगा, हाय राम हाय रब्बा, महिलाएं तो बेचारी उन नेल्स तो बढ़ाती है ना, जरूरी नहीं है भाई मेरे सिर्फ फीमेल ही बढ़ाती हैं, कुछ अभी आना मेरे खिलाफ हो जाएंगे। चलिए, बाल है, बाल तो भाई सबको प्यारे हैं, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे सर के बाल बिल्कुल भी जाएं। ठीक है, तो जो बाल हैं, नाखून है और खुर किस में पाए जाते हैं, स्तनधारी जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपके जितने भी जानवर है ना उनके खुर, ठीक है, आप उसको समझ गए होंगे। तो ये एक्चुअल में होते क्या है, ये ना जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनके बने रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती है, कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा परिसंचरण तंत्र की तरफ। चलिए, रक्त समूह की खोज करता कौन है, तो रक्त समूह के खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखिएगा, लैंडस्टीनर कहीं पे भी लिखा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, लेकिन एक जो आपकी हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट के बीच में आराम जरूर करता है। जहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जहाँ पे हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हार्ट भी आराम करता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरिन नामक एल्कलॉइड का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। तो रेस्पिरिन क्या है, एक्चुअल में ये एक कह सकते हैं कि मेडिसिन है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक एल्कोइड है जिसका प्रयोग है जब भी हाइपर या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने में आपका रेस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है, चलिए भाई एक बार नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। नेटवर्क ठीक है भाई, नेटवर्क ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो हार्ट के अंदर खून लेके आती हैं वो वेन्स होती हैं, और जो हार्ट से खून लेके जाएगी अंगों तक वो आपकी आर्टरीज होती है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो जो फेफड़े से, ठीक है, फेफड़ों से, लंग्स से जो खून हार्ट में लेके जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है, थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जिससे आपके खून के थक्के बनते हैं। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें दिया गया है कि ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, उसके एंटीबॉडीज क्या है और एंटीजन क्या रहते हैं। तो ए के अंदर, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर केवल बी आपका एंटीबॉडी होता है और आपका एंटीजन ए रहेगा। ठीक है, बी के अंदर आपका क्या रहेगा, केवल ए एंटीबॉडीज रहता है और एंटीजन क्या है, बी रहेगा। ठीक है, ए बी के अंदर कोई भी आपकी एंटीबॉडी नहीं रहती और ए बी दोनों एंटीजन रहते हैं। और ओ के अंदर, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर आपका ए या बी दोनों ही आपकी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और रुधिर स्कंदन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा आपका जो ब्लड है उसका स्कंदन मीन्स जमाव रहता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के प्रावर्तक सिद्धांत पर काम करता है। मीन्स जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी ध्वनि, ठीक है, एक आपके कान का जैसे पर्दा होता है ना, उससे आवाज़ टकराएगी तब आपको सुनाई देता है। तो ठीक वैसे ही जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, है ना, कुछ इस तरह का स्टेथोस्कोप रहता है। उसके पीछे ऐसे लीड सी लगी होगी ना, और डॉक्टर क्या करता है, उसको जाके फिर आपके कान के अंदर ना, वो उसमें दो ऐसे यहाँ पे लगे रहते हैं, तो उसमें उसको सुनाई देता है फिर। ठीक है, तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है मेनली यहाँ पे जैसे ही इस पे साउंड्स टकराएगी तो आपके कानों तक इसकी जो साउंड्स है वो आपको सुनने को मिलती है। तो ये स्टेथोस्कोप इस तरह आपका काम करेगा। नेक्स्ट है कि हृदय की मरमर, मरमर मीन्स जो उसके अंदर ना एक अलग से हार्ट में आवाज़ सुनाई देती है। तो जो आपके कपाट हैं, जो आपकी वॉल्स लगी रहती है जिसके अंदर ट्राइकास्पिड वॉल है, बाइकास्पिड वॉल्स है, वो जब अच्छे से काम नहीं कर रही है रहती है तो उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना उसकी आवाज़ आपको ही सुनाई देती है।
ठीक है। हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हीमोफीलिया के अंदर होगा क्या कि आपको ना आपकी बॉडी के अंदर जो घाव बनेगा, अगर कोई भी चोट लग गई तो उसमें सिचुएशंस में जो ब्लड है उसका जमाव नहीं हो पाता। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो जो ब्लड का जमाव है ना वो 3 से 6 मिनट के अंदर आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 6 से 10 मिनट के अंदर टोटल आपकी बॉडी के अंदर जो भी घाव होता है ना उससे खून निकलना बहना बंद हो जाए, क्योंकि जमाव हो जाता है। अगर हीमोफीलिया है तो खून नहीं जमता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से किया जाने वाला एक उपचार है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में आपका प्रेशर दिया जाता है। पॉइंट्स जो आपके पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर दिया जाएगा, उसको एक्यूप्रेशर। और पंक्चर का मतलब होता है किसी भी जगह पे छेद करना। ठीक है, जो भी आपके वहां पर कह सकते हैं कि जो आपके पार्ट्स हैं जहां से आपको प्रेशर मिलने वाला है, तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर आपको समझना है। नेक्स्ट है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर आपका रक्त रहता है, इसको भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का, तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग स्टेशन का ही काम करता है ओनली। नेक्स्ट है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो ये है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इट्स अ पार्ट ऑफ आरबीसीज, ये भी आपको याद रखना है। मानव हृदय में 4 कक्ष रहते हैं। कितने हैं भाई? 4 कक्ष रहते हैं, जिसमें 2 आपके आलिंद और 2 निलय, मींस आपके 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल आपके रहते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर है आयरन की मात्रा होती है। हेपरिन की उपस्थिति, ठीक है, हेपरिन क्या है? हेपरिन ने एक तरह से कह सकते हैं कि एक आपका इसमें हार्मोन तो नहीं कहेंगे, हाँ हार्मोन आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या करता है, रुधिर जो आपकी वाहिनियां हैं, ठीक है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून को जमने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला सफल हृदय का प्रत्यारोपण है वो किसने किया था? CN बर्नार्ड ने किया था, इस चीज को याद रखना है। ECG हृदय की गतिविधि को मापने का काम करता है, मीन्स आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाएगा। अगर आयरन की कमी हो गई है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। ठीक है, O ब्लड ग्रुप वो क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और मानव का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदन करता है, मीन्स हार्ट बीट करता है। और जो हार्ट आपका ब्लड प्रेशर है वो कितना भाई? 120/80 mmHg रहता है, इसको भी आपने याद रखना है। रक्तदाब को साधारणतः बाएं हाथ की ब्रैकियल आर्टरीज से लिया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है, ब्रैकियल आर्टरीज। ठीक है, बाएं हाथ की। कोई एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रैकियल आर्टरीज है वो किस से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो आपके आपकी जो हैंड्स है, ठीक है, हाथों के अंदर जो आपका ब्लड लेके जाती है उसको ब्रैकियल आर्टरीज कहते हैं। नेक्स्ट है गति प्रेरक, पेस मेकर क्या है? वो आपका हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो ब्लड है ये आपका अरोटा के अंदर जाता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शंस होता ना, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब ब्लड है आपका अरोटा के अंदर जाएगा, तो ये कौन सा प्रेशर होगा? ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। ठीक है, अगर ब्लड की आपूर्ति अच्छी नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? इस्कीमिया कहा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वह रुधिर वाहिका यकृत धमनी है जो जिगर में ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीवर आर्टरीज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेप्टिक आर्टरीज इसको वैसे कहा जाता है। ठीक है, लीवर आर्टरीज कह लीजिएगा या फिर इसको हेप्टिक आर्टरी कहा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है ना, ठीक है, जो आपका ब्लड है उस ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स निकाल दीजिए, आरबीसीज निकाल दीजिए, आपका इसमें आप क्या बोलते हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स निकाल दीजिए, आरबीसीज निकाल दीजिए, प्लेटलेट्स निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो बाकी का आपका लिक्विड फॉर्म रहेगी उसको हम सीरम कहेंगे, इसीलिए इसको सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड का सीरम होता है उसकी स्टडी सीरोलॉजी कहा जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन आरबीसीज का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विलियम हार्वे ने पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी की व्याख्या की थी, उसको एक्सप्लेन किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या है? हेपरिन है। ठीक है, प्रतिस्कंदक का मतलब है कि इसको जमने नहीं देगा। नेक्स्ट है कि जो आपका ह्यूमन ब्लड है उस ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी है? सो पीएच वैल्यू है 7.4।
कई साथी बोलेंगे सर ये 7.4 तो नहीं होता ना, 7.35 लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं पे, 7.3 से लेके और ये बोला जाता है 7.45 तक, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू रहती है, तो इसके उन्हें एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन शब्द है रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन, ठीक है, जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अरक्तता फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है, मींस एनीमिया जो होगा, अरक्तता खून की कमी जो होगी, ठीक है, तो इसको हम फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। मानव रक्त का रंग लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में प्राय प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा है वो 91 से 92% रहती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु है 120 दिन की रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे व्हाइट ब्लड सेल्स की पूछ लिया जाए तो इनकी रहती है 3 से 7 दिन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही का मतलब है जो सबका ले सके लेकिन देगा किसी को भी नहीं, ठीक है, सिर्फ ए बी को ही देगा, मीन्स अपने अपने कुनबे की सोचता, दूसरे के कुनबे के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फिश है, स्वार्थी है, ठीक है, जो लेगा सबसे लेकिन देगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका बढ़ जाना ल्यूकीमिया कहलाता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये रक्त कैंसर भी इसको कई बार बोल देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तरह से कह सकते हैं कि एक जहरीली गैस है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन अधिकतम बंधुता का मतलब है वो जो केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा करेगा ना, तो वो किसके साथ में करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कि रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आपको जरूरी रहेगा। अब चलिए थोड़े से संभावित ग्रुप देख लेते हैं कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माँ का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों के अंदर कौन सा और असंभावित कौन सा रहेगा। असंभावित का मतलब है कि बच्चों में ये नहीं होगा। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप माँ का है और पिता का भी है तो उसके बच्चों का जो है ओ ब्लड ग्रुप होगा, और ए और बी ब्लड ग्रुप है नहीं होगा। नेक्स्ट है ओ, और अगर ए ब्लड ग्रुप है माता पिता का तो ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा बच्चों का। अगर ओ और बी ब्लड ग्रुप है माता पिता का तो ओ और बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी और ए ब्लड ग्रुप है बच्चों का नहीं होगा। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप अगर माता पिता का है, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो बच्चों का संभावित होगा ये होगा ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पिता का और माँ का जो ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर माता पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चे के अंदर कौन सा मिलेगा? ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप है अगर माता पिता का तो इसके अंदर आपको ये वाले जो ब्लड ग्रुप है मिल जाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप है बच्चों का नहीं होगा। अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है तो इससे आपको बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, और ए बी और ए ब्लड ग्रुप के बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। और अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए या फिर ए बी है और बी ब्लड ग्रुप है माँ का तो यहाँ पे आपको ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप बच्चे का ग्रुप नहीं होगा। ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप अगर माता पिता का है तो ये वाले जो ब्लड ग्रुप है ये होंगे और ओ ब्लड ग्रुप बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। तो ये संभावनाएं है, संभावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र की तरफ, मींस जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसकी तरफ। तो स्त्रियों के अंदर जो हार्मोन हो रहता है इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं, इसको आपने याद रखना है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये आपकी थायराइड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन कौन सी है? थायराइड है। एक्सोक्राइन कौन सी है? मैं आपको बता चुका हूं, लीवर है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे ग्लैंड पूछ लिया जाए कौन सी है, लीवर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपकी वजन के हिसाब से कौन सी है? वो है आपकी
पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज सबसे दूसरे नंबर की है, ठीक है। तीसरे नंबर पे थायराइड ग्लैंड आती है, ठीक है, अगर हम ग्लैंड्स की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन काम करने वाली जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो है आपकी पेनक्रियाज, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है उत्तेजना के समय एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है, जब भी आपको एक्साइट होते हैं तो इसके अंदर एड्रेनालिन हार्मोन है ना, इसकी मात्रा आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपने देखा होगा ना आपका जो हार्ट है वो भी फटाफट फास्टली काम करना शुरू कर देता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि है, ये आपकी वृद्धि हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH हार्मोन को ज़्यादा सेक्रेट करती है। नेक्स्ट, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो इसमें आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स करती है, इसको अभी आपको पता होना चाहिए। XY पुरुष के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लिंग हार्मोन रहेगा, और महिला के अंदर है XX लिंग हार्मोन रहता है, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि अगर इसमें X और X अगर यहाँ पे पुरुष और महिला का मिलता है क्रोमोसोम्स, तो इसमें लड़की पैदा होगी, और अगर Y X से जाके मिलता है तो लड़का पैदा होगा, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ठीक है। सो जो नेचुरल है आपकी बॉडी के अंदर, जो इंसुलिन के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है, इसके अंदर जिंक की मात्रा पाई जाती है। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो देखा होगा जो आपके शुगर के पेशेंट्स है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, उनके डाइट के अंदर या फिर उनकी मेडिकल की जो टैबलेट्स वगैरह है उसमें जिंक की टैबलेट्स भी उनको दी जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरुष नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। एंड्रोजन तो महिलाओं के अंदर होगा भाई, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड, ठीक, ग्रेव की मतलब है घेंगे की बीमारी है, ठीक है, थायराइड की अधिक सक्रियता के कारण होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नामक हार्मोन है वो निकलते हैं, जिसे संघर्ष या फिर पलायन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी हम इसको कह देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि तंत्रिका तंत्र में अब क्या खास है। जन्म के बाद से लेकर मनुष्य के कोई भी तंत्रिका विभाजन नहीं होता, मीन्स किसी भी में भी कोशिका विभाजन नहीं होता, तो वो कौन सी है, तो ये है आपका नर्व्स टिश्यूज, ठीक है। सो नर्व सेल्स के अंदर कोई भी विभाजन है नहीं होता जन्म से लेकर अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक नाइट्रिक एसिड रंगदार होता है, ठीक है। वाणिज्यिक का मतलब है जो आपका उद्योग तंत्र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रंगदार होता है क्योंकि इसके अंदर है रंगीन अपद्रव्य मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है खास। सो EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिमाग की EEG की जाती है, जिससे आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है इसका पता लगाया जाता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके मस्तिष्क के टिश्यूज की मृत्यु, ठीक है। बायोलॉजिकल जो डेथ होती है वो क्या है, आपकी मस्तिष्क के जो सेल्स है वो काम करना बंद कर दे, मस्तिष्क के जो ब्रेन के जो सेल्स है डेड हो जाए, इसी को हम जैविक मृत्यु कहते हैं। चिकित्सा उपकरणों और उनके नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है पहला आपका इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ठीक है, जिसको हम EEG कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ठीक है, EEG। तो ये आपके मस्तिष्क की विकृतियां और जो मस्तिष्क ब्रेन की जो फंक्शनिंग है इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ECG जिसको हम बोलते हैं, तो ये है आपका हार्ट से रिलेटेड आपके विकार और हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता लगाने के लिए। पेस मेकर है, ये आपकी हार्ट की जो कह सकते हैं जो हार्ट बीट है उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए आपका काम करता है। नेक्स्ट है आपका CT स्कैन, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, कंपाउंड टोमोग्राफी, क्या नाम दिया गया इसको, कंपाउंड टोमोग्राफी इसको कहा जाता है। तो कंपाउंड टोमोग्राफी स्कैन के अंदर है पूरी बॉडी के अंदर जो आपका विकृति है, डिफॉर्मिटीज़ है, कोई भी फंक्शनिंग प्रॉब्लम है, उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्णांध, जी हाँ, जिसको कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड जिस व्यक्ति में है, तो इसमें भी देखिए अलग अलग स्टेज रहती है, कलर ब्लाइंड की भी अलग अलग स्टेज है, A B C।
ठीक है, 3 तरह की उसमें कैटेगरीज बनाई गई है। तो इसमें लाल और हरे रंग का मेनली है ना, उसमें हमें पता नहीं लगता। तो इसमें कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से जो कलर ब्लाइंड है इसकी भी कैटेगरीज बनाई गई है। मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये 9 सेल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अपरिवर्तनांक वाला आंख का लेंस रहता है। ठीक है, मीन्स अपरिवर्तित रहता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव की आंख के निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से आपका ठीक किया जा सकता है। सेरिब्रम ऐच्छिक, ठीक है, सेरिब्रम इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सेरिब्रम है ये आपकी जो भी ऐच्छिक गतिविधियां हैं, इच्छा शक्ति है, बुद्धि है, स्मृति है, मीन्स आपको कितनी याददाश्त है, आपकी वाणी, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, इनके लिए आपका चिंतन केंद्रक रहता है। ठीक है, मीन्स आप जो भी कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशंस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो ये आपके सारे के सारे सेरिब्रम से ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रजनन तंत्र में और क्या खास रहेगा? सो निषेचित अंडाणु को युग्मनज अर्थात जायगोट्स कहा जाता है। ठीक है, मीन्स जिसमें जो माँ के अंदर जो फीट्स है वो आपका भ्रूण बन रहा है, ठीक है, तो उसको जायगोट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष के वीर्य में फ्रैक्टोज, शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडिस तथा सिमेनोजेलिन नामक जो प्रोटीन है ये पाए जाते हैं। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण है वृषण के अंदर होता है, टेस्टिकल्स के अंदर बनेंगे। ठीक है, वृषण को टेस्टिकल्स कहा जाता है। स्त्रियों में मासिक धर्म जो रजो धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की औसत जो अवधि होती है ये 28 दिन की रहेगी। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन का रहता है। ठीक है, और जो सबसे पहला जो आपका कह सकते हैं कि जो पीरियड्स आता है उसको मेनार्क कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म का नियमन पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से संचालित होता है। एंड्रोजेंस नर हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। माता के XX गुणसूत्र होते हैं माता के अंदर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और पिता के अंदर है XY गुणसूत्र होते हैं। इससे बच्चे का लिंग निर्धारण है पिता ही करता है, माता नहीं करती है। ठीक है, आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? वो आपकी जीन रहती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कैसे लगे ये तो आप मुझे कमेंट करके जब बताएंगे ना, तभी मुझे पता चलेगा कि सीरीज़ आपके लिए कैसी रही। क्या यहाँ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और सीरीज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर सीरीज़ अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये सीरीज़ हमारे दोस्तों के लिए भी कारगर सिद्ध होगी, उनकी भी एग्जाम्स में हेल्प करेगी, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।